जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। गांधी युग चल रहा था। गांधी युग में असहयोग आंदोलन तक हम पढ़ा चुके हैं। अब दांडी यात्रा शुरू होगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू किए थे। दांडी यात्रा, इसे आप मार्च भी कर सकते हैं। दांडी मार्च, मार्च को ही यात्रा भी कहा जाता है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे जब 11 सूत्री मांग लेकर अपना गए थे इरविन के पास। इरविन ने इनके मांग को अस्वीकार कर दिया, बोला कि मैं आपके मांग को नहीं मानूंगा। महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री मांग के अस्वीकार के कारण से दांडी यात्रा शुरू कर दी है। महात्मा गांधी जी यात्रा 12 मार्च 1931 को आरंभ करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, तो रुक जाइए। 12 मार्च 1930 को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं, गुजरात, और दांडी पहुंचते हैं गुजरात। ये नमक कानून था, अंग्रेज के खिलाफ नमक कानून। महात्मा गांधी जी ने इसमें सफल हो गए थे। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक पैदल यात्रा किए थे। 24 दिन का समय लगा था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के सहयोगी 78 अनुसूचित जाति के साथ यात्रा शुरू किए थे। महात्मा गांधी के साथ शुरुआत में लोग क्यों नहीं जुटे? तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने बीच में ही रोक दिए थे, जिससे लोगों को मन का ठेस पहुंचा था। महात्मा गांधी की विरोध करने लगे थे कि बताइए, जिस इंसान के लिए मैं सब चीज़ छोड़ने के लिए तैयार था, अंग्रेज के नौकरी चाकरी हम लोग छोड़ दिए थे, आप हमारे मन को ठेस पहुंचाए, आपने बीच में क्यों रोके? हम लोग से भी नहीं पूछे, आप मन में जो आया अपना कर दिए। इस वजह से महात्मा गांधी के ये लोग विरोधी हो गए थे। लेकिन उन लोगों को लगा कि नहीं, ये इंसान जो एक धोती आधा पहना है आधा ओढ़ा है, हम लोगों के लिए इतना कर रहा है, तो ज़रा सोचिए कि हम लोग इनके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपस में मीटिंग करके फिर महात्मा गांधी के साथ आए। और अंत में जब गिनती हुआ तो महात्मा गांधी के अनुमान से ज़्यादा लोग पहुँचे थे। लगभग बताया जाता है कि 20,000 लोग पहुँचे थे। इसमें सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी जी के साथ में थी। पैदल यात्रा 240 मील, बताइए, एक हार मांस का पुतला पैदल 240 मील यानी 390 किलोमीटर। लोगों को लगा कि नहीं, ये इंसान हम लोग के लिए मर रहा है। वहाँ पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। बोले कि बताइए, ये दुर्भाग्य है भारतीयों का, जो नमक खाने के लिए भी अंग्रेज को टैक्स देना पड़ रहा है। जो नमक तैयार करने में 1 पैसा नहीं लगता है, उसके लिए पैसा दें हम।
जब महात्मा गांधी असहयोग ये दांडी मार्च शुरू किए थे, उस समय अंग्रेज के पास मात्र अंग्रेजी सिपाही 6000 थी, मात्र 6000 थी बस। महात्मा गांधी ने आसवन विधि के द्वारा नमक बनाए थे और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे कि कोई भी काम करना शांति से करना। हम दांडी मार्च करेंगे लेकिन शांति से करेंगे, हम हर चीज़ का विरोध करेंगे लेकिन शांति से करेंगे। सविनय का मतलब ही होता है कि शांति से आप कोई भी काम या कोई आंदोलन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा की सफलता के बाद ही, यह सफलता को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन और जोर पकड़ लिया था। इसी समय कश्मीर के खान अब्दुल गफ्फार खान ने कश्मीर के खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था का स्थापना किए थे। खुदाई खिदमतगार संस्था के गठन किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती सेना का गठन किए थे। सेना का गठन, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। सेना देखिए, भारतीय सेना 13 लाख है। रूस की सेना को रेड आर्मी कहते हैं, भारत के आर्मी को इंडियन आर्मी कहते हैं, ब्रिटेन के आर्मी को रॉयल आर्मी कहते हैं, पाकिस्तान के आर्मी को भगौरा आर्मी, गद्दार आर्मी कहते हैं। भगौरा आर्मी इसलिए कहा जाता है, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध लगा था तो लोंगेवाला पर भारतीय सैनिक 120 मात्र थे और वे था 2000, वे लोग 2000 था। 45 टैंक छोड़कर भाग गया, मात्र 120 भारतीय थे सैनिक। और जब भारत पाकिस्तान के युद्ध लगा था इसी समय 1971 में, तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण 1971 वाला था, भारत पाकिस्तान का युद्ध है। ये लोग केवल नारे तकदीर, अल्लाह अकबर के अलावा कुछ नहीं जानते थे। चलिए, लाल कुर्ती सेना का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 30 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किए थे। चक्रवर्ती इनकी कास्ट है, जातीयता है, जो खानदानी लगता है, तो वही चक्रवर्ती से मिथुन चक्रवर्ती, तो वही थे चक्रवर्ती दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने। इसी समय छापरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया।
छपरा के कैदी ने नांगा विद्रोह कर दिया, बोला कि हमें स्वदेशी कपड़ा चाहिए, स्वदेशी वस्त्र चाहिए, नहीं तो हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। अंग्रेज भाई साहब देखकर भागने लगे कि उसके पास कौन जाएगा, ये तो खुद नांगा है, इससे भी नांगा होगा कोई। अंग्रेज देख कर भागने लगे, भागो भागो भागो। यह भी आंदोलन सफल हुआ था। तो छपरा के कैदियों ने नांगा विद्रोह किया थे, अंग्रेज डर गया था सब। मुंबई सरोजिनी नायडू ने 25,000 के मीन्स 1000 होता है, 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर एक जगह था, मुंबई में था, धरसना नामक स्थान पर पहुंची, लेकिन अंग्रेज़ों का इसका जानकारी मिल चुका था। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन यह आंदोलन आंतरिक रूप से सफल हो गया था, क्योंकि इस समय अंग्रेज टैक्स में कटौती कर दिया था और जो मादक पदार्थ था उसमें कमी कर दिया था। मादक पदार्थ जैसे कि शराब है, मादक पदार्थ में आएगा आपका शराब है, सिगरेट, शराब है, कमी कर दिया था। सिगरेट में कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होता है, जिसे हम सकून का मौत कहते हैं। जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें मोनो लग गया, समझिए कि वो खतरनाक गैस हो गया। जिसे मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसोनाइट, मिथाइल मोरकॉप्टेन, ये सब क्या है? तो खतरनाक गैस है। CO2 गैस, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसे दमन घुटन गैस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये सकून का मौत देता है, हंसते हंसते लोग मर जाते हैं। जैसे कि ये कमरा हो गया, और यहाँ से कोई कार्बन मोनोऑक्साइड जलाकर इसमें फेंक दे, यदि कोई व्यक्ति इस पर सोया हुआ है, तो इसको जानकारी नहीं मिलेगा कि यहाँ कुछ जल रहा है। हंसते हंसते नींद सोएगा, सुबह जब जगेगा ही नहीं, जब सुबह होगा तो जगेगा ही नहीं। क्या हुआ? कि मर गया है, सकून का मौत है। जैसे गाड़ी का धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे जो जनरेटर होता है इसका धुआं आप देखिएगा, सूंघने पर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है सूंघते रहें, आहा अच्छा लगता है। और ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, यह दमन घुटन गैस है, दम घुटने लगता है, ये जन्मा देता है कि आप का दम घुट रहा है। जैसे आप पेड़ के नीचे सोइएगा ना, तो रात में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो जब हम वहाँ पर सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों तरफ से फैल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए दम घुटने लगता है। तो लोगों को लगता है ना कि पेड़ पर कोई पिशाच, दैत्य या जो कोई दिव्य शक्ति है इस पर। ऐसा बात नहीं होता है, दम घुटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। नेक्स्ट देखिए, शराब है यहाँ पर। देखिए जो शराब है ना, ये शराब 4 प्रकार का होता है। एक होता है रम, एक होता है विस्की, एक होता है बियर, एक महुआ। रम सबसे बढ़िया लोग मानते हैं और सबसे खराब महुआ को मानते हैं। रम इसलिए बढ़िया मानते हैं कि कम लोग पीता है। सबसे खराब महुआ को क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पीते हैं, क्योंकि ये मीठा लगता है, ये कड़वा लगता है। ठीक, नशा इसमें ज़्यादा होता है। इसमें भी होता है, आर्मी मैन को रम दिया जाता है। हमारे हिसाब से देखा जाए ना, तो शराब ही खराब है।
ठीक। आर्मी मैन को रम क्यों दिया जाता है? तो आर्मी मैन को रम इसलिए दिया जाता है कि उनको ड्यूटी करने के लिए खतरनाक एरिया पर जाना पड़ता है और ये छोटा सा एक पैक लेते हैं हिम्मत के लिए और वहाँ जाकर ड्यूटी करते हैं। भर पेट नहीं पीते हैं। ये रम जो है ना आपको भर पेट पीने नहीं देगा, थोड़ा सा ही बस। ये कड़वा है। महुआ आपको जितने पीते जाइए ये शरबत की तरह है, ये नमक पानी है। आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन पीजिएगा? शरबत पीजिएगा कि नमक पानी पीजिएगा? इसमें शराब सब खराब है। नेक्स्ट, तो अंग्रेज़ों ने मादक पदार्थ पर रोक लगा दिया। इसी समय लड़कों का बनरी सेना और लड़कियों के लिए मंजरी सेना का गठन किया गया था। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इसी टाइम लंदन में, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। जब वहाँ गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के लोग भाग नहीं लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चलिए अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन 3 गो होता है। पहला, तो गोलमेज सम्मेलन क्या था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों समझेंगे। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे थे लंदन में। तो लंदन यानी ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए, वहाँ का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का पीएम कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड था। इन्होंने कहा कि कोई भी हालत में, इरविन से बोला था कि कोई भी हालत में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भेजो, भाग ले। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा बन गया था क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट मुस्लिम लीग भी कर रहा था, कांग्रेस की सपोर्ट रजवाड़ा लोग भी कर रहे थे और कांग्रेस का सपोर्ट पूरा जनता कर रही थी। तो महात्मा गांधी या कहिए जो इसका लीडर थे, तो कोई नहीं गया। इसके वजह से इरविन को बहुत बात सुना पड़ा था। तो इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया और कहा कि देखिए, आप जो 11 सूत्री हमको दिए थे ना, उसमें से कुछ हम शर्त को मान लेते हैं, जिसमें मुख्य था राजनीतिक कैदियों की रिहाई। इसमें महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचा पाए थे। तो लोगों ने महात्मा गांधी को गरियाना शुरू कर दिया फिर कि सब कैदी छूट गया, ये भगत सिंह क्यों नहीं छूटा? तो जब ये बात कहे इरविन से, तो इरविन ने कहा कि देखिए, हमने राजनीतिक कैदियों को बोला था छोड़ने के लिए, अब भगत सिंह आपराधिक कैदी है, आपराधिक मुकदमा उन पर चल रहा है, उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो समझौता होता है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1 मिनट 12 नवंबर 1931 को शुरू होता है और 19 जनवरी 1931 को ख़त्म होता है। इसमें कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेने के लिए नहीं गए थे। कांग्रेस की कोई प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए थे। दूसरा होता है 7
7 सितंबर 1931 में हुआ था। सॉरी, हम गलती से 31 लिख दिए थे, माफ़ी चाहते हैं। वहाँ 30 होगा और 31 में ख़त्म हुआ था और ये 1931 में शुरू हुआ था। 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 में ख़त्म भी हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लेने के लिए गए थे। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, यानी कांग्रेस इसमें भाग लिया था। कांग्रेस इसमें भाग लिया था और इसमें गांधी जी गए थे। गांधी जी गए थे। इसमें गांधी जी राजपूताना SS राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं। यहाँ जब लंदन पहुँचते हैं, यहाँ जाते कब हैं तो 5 दिन पहुँचने में लगता है। महात्मा गांधी को 5 दिन पहुँचने में लगता है। तो 2 तारीख को जाते हैं, 5 2 7, यानी कि 5 दिन लगता है। ठीक। महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँचे तो मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था और विपक्ष विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देखा तो उन्होंने अर्धनंगा फकीर कह दिया। अर्धनंगा फकीर। ये आधा धोती पहने थे, आधा धोती लपेटकर गए थे। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कह दिया। किसने कहा था भाई? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किस जहाज से गए थे? तो SS राजपूताना से गए थे। कांग्रेस के कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये था पहला गोलमेज सम्मेलन। ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ये था, ये था तीसरा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किए थे। वहाँ जब गए तो महात्मा गांधी ने आधा धोती लपेटे थे, आधा पहने थे। इसकी वजह से विंस्टन चर्चिल ने कहा इनको अर्धनंगा फकीर। विंस्टन चर्चिल विपक्ष में था और वहाँ का प्रधानमंत्री जो था वो सत्ता में था, जिसका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट, यहाँ मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी से कहा कि दलितों के लिए पृथक क्षेत्र दे दीजिए। दलितों के लिए पृथक क्षेत्र, यानी कि सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग कहिए चाहे दलितों के पृथक क्षेत्र कहिए। महात्मा गांधी जी ने कहे उसी प्रकार से आप बांटना चाहते हैं भारत को, फिर जिस प्रकार से मुस्लिम लीग बनाकर बांटे थे, जो आज मुसलमान अपने अलग देश के लिए मांग कर रहा है। बताइए।